उन मेथड्स के बेस मतलब वन मेथड फॉर वन पर्सन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर वन पर्सन, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है नहीं, सैटरडे को है। ठीक है, आप क्लस्टर कर रहे हो तो बाकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सर्टिफाइड है, बहुत सारे टर्म है। एक मेथड पर कितना समय लगेगा? जो भी लगेगा 2 से 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट है ना? 5 मिनट कहाँ लगेगा? लग जाएगा अगर एग्जाम्पल भी लोगे ना, मस्ट बी एग्जाम्पल। 2 से 5 मिनट ही दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम फॉर अ प्रेजेंटेशन इज 5 to 7 मिनट्स, जो पूरा का पूरा स्टडी होता है। तो अगर आपको सिर्फ टॉपिक पे मिला है तो 2 to 5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। और उतना ज्यादा नहीं है अगर तुम एग्जांपल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, सही टाइम है। हाँ बोलो, एक ओवरव्यू दे दीजिए। ओवरव्यू प्रेजेंटेशन दिए हो ना मैम, तो वो तो उसका पूरा ये टॉपिक था, आप सिर्फ एक पॉइंट बोल रहे हैं। You have to explain simple random sampling. हाँ। So simple random sampling में क्या क्या आता है? सबसे पहले मैम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो कि simple random sampling है क्या? क्या है बताओ? क्या है? मैम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैम ये एक नॉर्मल किसी को रख दिया जाता है और उसको चीट बना के। 1 मिनट तुम इसमें लगा दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी टाइप्स है। There are replacement, there are 2 types लग replacement जाएगा। without replacement types, examples दे सकते हो। उसमें मेथड क्या है, लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर मेथड, उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर एग्जांपल करोगे, आएगा टाइम लगेगा। टाइप्स बताने के बाद आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। हाँ, ये भी उसके पहले स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं कि आप सैम्पलिंग मेथड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसमें भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। और सैम्पलिंग मेथड टेक्निक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आप ये बता सकते हैं कि देयर आर वेरियस प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन या फिर सैंपल सर्वे। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि उसमें कौन कौन सा है, सर्टिफाइड है, सिंपल है, और भी है ना फोकस ग्रुप वगैरह भी। फोकस्ड ग्रुप तो उसका टाइप है, डेटा कलेक्शन का टाइप है वो सब। अच्छा हाँ, मिक्स मत करो। एक ही रैंडम मतलब किसी एक सैम्पलिंग मेथड को डिस्क्राइब करना है इन डिटेल, दैट्स इट। सैटरडे को करना है तो करना ही है। और अब ये अगर होगा कि सैटरडे को एब्सेंट हुए तो उसके लिए हम और लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन देंगे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क दे देंगे, पूरा सैम्पलिंग पूरा पट्टा में घुमा देंगे, पूरा पट्टा का डेटा कलेक्शन करवा देंगे फिर आपको। तो उसके बाद टाइम मनी रिसोर्स हम नहीं देंगे, सब तुम करोगे, रिसोर्स भी आप देंगे नहीं, क्योंकि वो पेनल्टी है तो फिर फाइनेंशियल हेल्प हम क्यों करेंगे? दैट इज द पेनल्टी, दैट इज पनिशमेंट। और अगर पनिशमेंट है तो फिर फाइनेंशियल हेल्प मुझे क्यों करना है? प्रेजेंटेशन डर गया, बहुत ज्यादा डर गया मैम। वो जो बनाया था ना कल रात में, हम उसके रूम पे शाम में गए थे। कौन बनाया था प्रेजेंटेशन? हाँ, वो HR का। हाँ रोहित। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैंने बोला कि तुम बनाए क्या उसमें? बोला जो है यही है। बोले तो है क्या? कुछ था ही नहीं, मैं मुझे क्या बोलते। तो अभी आते वक्त हम उससे पूछे ना मैम चलोगे, तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। रीजन तो मैं बोलूंगा क्या? तो कुछ है ही नहीं तो मैं बोलूंगा क्या? अरे वो हम तो बोले चलने लगे तो मना करते तो मेरा होता है, धीरे-धीरे सुधरता है, ऐसा क्या? अगर नहीं किया है तो ठीक है। अरे आपका टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है ना, उसका कुछ था ही नहीं। ठीक है, हो गया बस। तो हम तो हाँ लाइए, कल हम लोग ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, नॉमिनल स्केल की बात कर रहे थे। हाँ तो बात करते तो तुम
सुनते नहीं हो, लिखते नोट करते चले जाओ ना उस बात को। नहीं, नोट हमारे करने के लिए मना थोड़ी किया है मैंने। कलम चलते रहना चाहिए। जो नोट्स आप लिखते हैं ना क्लास में, अब अच्छा एक बात बताओ, लिखने का काम भी मेरा है, मेरा काम पढ़ाना था ना। लिखोगे तुम ना। हाँ बोलो ना। हाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं आप लोग, रैंडमली जहाँ तहाँ रख देते हैं। लिखवाया हुआ है। देखिए हम रेगुलर क्लास करते हैं ना, रेगुलर करते हैं। अच्छा ठीक है, दिखाओ। हाँ चलो बोलो ना, बताओ। सिस्टमैटिक। अच्छा इसके बाद बता, ये जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बताया था, इसके बाद हम लिखने वाला टर्म बताए कहाँ है? नहीं बताए हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बाद कहाँ कुछ बताया? उसके बाद तो कंफ्यूजन था, वो सब एक्सप्लेन कर रहे थे ना कल। नॉमिनल ऑर्डिनल एक्सप्लेन, हाँ कॉन्सेप्ट बता रहे थे। ठीक है लिखो चलो। एग्जाम के टाइम में होता था तो याद लिखा करो, चलो लिखो। आप लास्ट टाइम चेक वन करो फिर एक बार चेक करते हैं। कॉपी पे देखा है तो वही बात है ना, तो लिखोगे तुम लोग ना, तो उसमें आप मटेरियल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक चीज ये याद है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मटेरियल बस यही डिफरेंस होता है। वो जो मैंने बताया था वो सारा का सारा रनिंग नोट्स ही कराया था, ठीक है। और अभी जो कर रहे हो वो सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हो, यही डिफरेंस है, ठीक है। हाँ बुक नहीं है, यही प्रॉब्लम है, समझ में आया मुझे। चलो ठीक है। हाँ हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, लिखो तो जरा प्राइमरी डेटा। अरे चलो ये चीज बता, जो टॉपिक की पॉइंट होता है ना, वो पहले भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस बता दिए थे। टॉपिक क्या है वो चीज बता देते हैं बस। और वो चीज जो तुम लोग बोल रहे हो ना, मेथड ऑफ जब ये करोगे, क्या बोलते हैं, सैंपल सर्वे वाला नोट्स बनाओगे ना, तो तुम्हारा उससे डेटा कलेक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा प्रेजेंटेशन वाले। प्राइमरी डेटा यूनिट 3 लेसन 7, यूनिट 3 लेसन 7 रैंडमली बता रहे हैं, उसके पहले 7 के पहले कुछ नहीं भी हुआ है। हाँ, the data which is directly collected, हाँ, the data which is directly collected by the researcher, the data which is directly collected by the researcher for the study of problem क्या लिखे हो? लाइन study of the problem, अंडरस्टैंडिंग। हाँ पढ़ो ना, क्या है? The data which is directly collected by the researcher for the study of problem is known as प्राइमरी डेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा and used for immediate purpose of study. First hand data and used for immediate purpose of the study. Immediate purpose of the study. क्या कह रहे हो तुम भास्कर? चलो इधर शिफ्ट करो, तुम जरा, तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, उसको इधर दिखाई दे दो मुझको। चलो बनाओ, अभी बनाओ। Immediate purpose of the study. हाँ दिमाग में एकदम डबल हो जाएगा। चलो ठीक है, इमीडिएट पर्पस ऑफ द स्टडी। जो डेटा आप प्राइमरी रिसर्चर खुद जाकर खुद कलेक्ट करेगा फील्ड सर्वे से, वही डेटा प्राइमरी डेटा होता है।
इसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। आप डेटा कलेक्ट करके ला रहे हो, फर्स्ट हैंड डेटा है। अगर यही डेटा किसी और के थ्रू आपको मिला है, सेकेंडरी डेटा हो जाता है। बस यही प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है। रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है। चलो इसके बाद अब ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का दो तरीका है। पहले लिखो ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, पहला लिखिएगा ऑब्जर्वेशन मेथड प्राइमरी डेटा। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। In this method, the present behavior of the respondent can be studied. So it has a great disadvantage. मतलब अभी के तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे हम तुमको जज करें तो क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा कुछ इसका, क्योंकि मैंने तो पास्ट का कुछ बिहेवियर आपका नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम 10 साल पहले क्या करते थे, 2 साल पहले क्या करते थे, तो मतलब नहीं है। हो सकता है प्रेजेंट अभी हम देख रहे हैं तुम किसी पे चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। तो आप हमेशा तो ऐसे नहीं करते होंगे कोई ठीक नहीं है, होगा सेम वही बिहेवियर नहीं होता है। अगर पर्सन की बात करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, पहले जो लाइफ स्टाइल था कोविड में वही उसी का था, पहले वाला जो लाइफ स्टाइल था वो कोविड के समय में नहीं था, वो अब नहीं है, चेंज हुआ है ना सिचुएशन के साथ। तो जो चीज चेंज हो रहा है वो ओवर द पीरियड अगर आप देखिएगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आपको दिखेगा। वो चेंज जब आप पूरा का पूरा डेटा, प्रीवियस डेटा निकालते हैं, जैसे कंपनी का पास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, तो उसके बेसिस पे जो स्टडी करेंगे वो ज्यादा रिलायबल होगा अगर सिर्फ प्रेजेंट को स्टडी किया जाए। हो सकता है अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका परफॉर्मेंस उतना बेटर ना होगा ना, इस वजह से इसका एक एडवांटेज होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन जो हम देख रहे हैं अभी उस पे डिपेंडेंट है। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप देख रहे हैं हमको चिल्ला रहे हैं, तो सिर्फ आप उसी के बेसिस पे जज करिएगा, उसके पहले का बिहेवियर क्या था, उसके बाद का बिहेवियर क्या है, उसका कंडीशन क्या है, नहीं है तो उसे पता। यही इसका डिसएडवांटेज है, यही चीज लिखे हो। चलो लिखो इसके बाद सेकेंड मेथड, इसमें एक चीज और लिख दो, इट इज अ लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। It is a least expensive method of data collection. जाने आने में लगेगा, पेपर प्रिंट आउट नहीं कराना पड़ेगा, क्वेश्चन वो नहीं देखना पड़ेगा, वही बात है, तो कम मिलेगा। चलो लिखो क्या करेंगे, हाँ तुम सब वही करोगे। Sometimes it is the only method, इसी में sometimes ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे ज्यादा मतलब किस पर्पस से किया जा सकता है, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्टडी। पता है किस प्रोसेस में एग्जाम्पल कौन करता है, इनकम टैक्स वाले होता है ना, हाँ तो बस हाउ से देखता है कि इसके पास कितना बैठा होता है, समोसा दुकान पे बैठ गया,
उसको बस देख के रहता है कितना उसका प्लेट बिक गया है, दिन का कितना कमा है, उस हिसाब से उसका पता कर लिया और फिर जाके जो भी ऑब्जर्वेशन मिस्टर होता है बड़ा पावर उसमें क्या जाता है, ऐसा बात नहीं है, नहीं है चलो हो गया, बात पूछ रही है, ठीक है। कमाने का बात नहीं होता, टैक्स चोरी का बात होता है। कमाने पे रोक नहीं है, पिट्टू कमाने पे रोक नहीं है, टैक्स चोरी करने पे रोक है। टैक्स चोरी कर रहे हैं बोल रहे ठीक है, बस वही बात है। रिटर्न कर उसका क्या मतलब है, 50 लाख कमाओ रिटर्न भरो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, हो गया। ऑब्जर्वेशन में जैसे पे होता है, बच्चों के प्रोग्रेस को जो देखा जाता है उसके लिए भी इसी मेथड का एप्लीकेशन किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड जो आप मेडिकल सुपरविजन में रहते हैं उसमें भी वही होता है, ठीक है, उसी में भी वही चीज आता है। और भी बहुत सारा ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस का नहीं, सब कुछ यही है। हाँ, साइकोलॉजिकल टैक्स जो भी होता है वो भी आपका यही आ जाता है। चलिए ठीक है, लिखो समटाइम्स ऑब्जर्वेशन मेथड इज द ओनली मेथड, sometimes observation method is the only method available to the researcher, available to the researcher, क्योंकि और कोई मेथड है ही नहीं। और ये इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें लिखा है बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे। कोई भी बच्चा कितना बदमाश है तुम बैठ के उसको देखो, उसका एक्टिविटी समझ में आ जाएगा। अवेलेबल टू द रिसर्चर, ठीक है। एग्जाम्पल भी देने का जरूरत है, लिख लीजिएगा। क्या ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर एटीट्यूड है चिल्ड्रन और पर्सन, कुछ भी आ जाएगा। और किसी काम में जहाँ ऑब्जर्वेशन का जरूरत है वहाँ सब पता इसी के केस में होगा। और जो जो ये ह्यूमन बिहेवियर और एटीट्यूड की बात कर रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत होता होगा। चलो लिखो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। हो गया ऑब्जर्व मेथड का टाइप। नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन हो सकता है? एनडीए वगैरह का एग्जाम का नाम सुने कभी? क्या होता है उसमें? हाँ ये जानते हैं। और फिर कुछ उसका टेस्ट एग्जाम और साइको टेस्ट होता है। उसमें क्या कहते हैं, एक कमरे में आपको एक हफ्ते के लिए बंद कर देगा एंड दे विल नोटिस योर बिहेवियर, द वे यू रिएक्ट, द वे यू एक्ट, सब कुछ। खाना पीना मिलेगा, खाना नहीं देगा तो भूखे पैसे नहीं बैठाएगा, कुछ देगा। बट हाँ बस वो देखता है कि आप अगर, वही चीज बता रहे हैं, आपको बस ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप अकेले रहते हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं सोते कब है, उठते कब है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ बस। ठीक है, जो भी है उसका वो क्राइटेरिया और जजमेंट की बात हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं बस ये देखना है, जजमेंट का क्राइटेरिया है ये, उस पर छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्या नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये भूल जाओ। उसका काम सिर्फ इतना है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये वो सोचता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यही चीज हुआ स्ट्रक्चर्ड, वो स्ट्रक्चर्ड वे में चेक करेगा ऑब्जर्वेशन। और आप अगर मार्केट गए हैं कुछ देख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसी चीज को स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिवाइड कर दिया गया। दूसरा लिखो, दूसरा जो डिवीजन होता है वो डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड मेथड है। डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड मेथड, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लिखो
डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड मेथड। थर्ड लिखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट डैश इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। अब पहले हम स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का एग्जांपल जरा बताओ तो, और पूछ रहे हैं ना, जैसे सब्जी दुकान का नाम हाँ, और स्ट्रक्चर हो गया और स्ट्रक्चर ये का एग्जांपल मैम स्ट्रक्चर और या मैम जैसे टीचर लोग को जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अलग चीज होता है, तुम ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हो? हाँ, ठीक है, और बोलो। मैम जब टीचर लोग का ट्रेनिंग होता है ना मैम, हाँ, उसका क्लासरूम उसको टेस्ट दिया जाता है, तो पीछे कोई बैठ के डेमो, वो भी स्ट्रक्चर हो गया। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे देख के पढ़ा रहा है चलो ठीक है, समझ गए, हो गया। अब गाइज्ड एंड डिसगाइज्ड बताओ, disguised and undisguised, disguised and undisguised। हाँ, दोनों नेगेटिव ही वर्ड है। नेगेटिव हो जाएगा, सही पॉजिटिव हो जाएगा। डिसगाइज्ड मींस डिसगाइड करना नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पे कोई नजर रखे हुए है लेकिन आपको पता नहीं है, और कभी कभी आपको पता होता है कि आप कैमरे की नजर में है, ठीक है, समझ आया? तो अगर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो वो डिसगाइज्ड है। अनडिसगाइज्ड क्या होगा? क्योंकि आप पे ऑब्जर्वेशन है और आप भी ये जान रहे हैं कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यही चीज हो गया। तो अब इस चीज को लिखोगे भी, लिखोगे ना, जरूरत है लिखने की? नहीं, यही चीज होता है जब तो इन डिसगाइज्ड मेथड द रिस्पोंडेंट डू नॉट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और इन अनडिसगाइज्ड में होता है उसको पता होता है, इंड्यूस्ड बाय द इसी से पूछेगा कि हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का बताइए कुछ, ये सब कुछ क्लियर है? डायरेक्ट का सिंपल है कि मैम उसको सामने में देखे जा रहा है या कुछ बता दिया गया है, जैसे डॉक्टर में है तेरी नजर में मैं आप पे नजर रखा अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। डॉक्टर आता है मैम, देखता कि डॉक्टर बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, डॉक्टर डेटा ऑब्जर्व करता है। बिहेवियर से रिलेटेड बताओ, क्योंकि ये चीज ज्यादा यूजफुल होता है। मैम सबसे चोर पुलिस पुलिस बिहेवियर वो ये इनडायरेक्ट हो गया मैम, चोर को पता नहीं होता है कि उसके बिहेवियर पे नजर रखना। पता होता है मैम, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली पुलिस को सब पता रहता है कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। उसको पता है कि किसको पकड़ना है। अच्छा, ये कैसे पता होता है क्या मैम? चोर है चोर नहीं है? चोर क्या उसे क्रिमिनल डेटाबेस को निकालता है पूरा थाना का, चेहरा देख के इसको पता नहीं। जैसे टीटिंग में वो मैम देख लेता है, अच्छा इसके पास टिकट तो जस्ट मैम गजब का ऑब्जर्वेशन होता है उसका। उसके पास आप जिस दिन टिकट लेके जा रहे हैं उसका बगल से गुजरेगा कुछ नहीं कहेगा, और दूर से पंडित जी आप पटना जंक्शन पे खड़े रहिए, तुम ऐसे एग्जाम्पल दोगे?
क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड हमको एप्टीट्यूड चेक करना है, एप्टीट्यूड चेक करना है, बिहेवियर चेक करना है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल दो ना जो रिसर्च ओरिएंटेड। अब बाबा जी का गांधी मैदान में बैठे हुए हैं स्टेशन पे, उसको ऑब्जर्वेशन लोगे तुम? टेम्पो वाला भी तो ऑब्जर्व कर लेता है, इसको पढ़ना जैसा अरे ये सब। अच्छा एक बात बताओ, वो वैसे रिसर्च करके क्या करता है? मैम ये हम देखते हैं तो आपको बोल नहीं रहे हमको हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम लोग इतना इलॉजिकल लॉजिक ला कहाँ से रहे हो? इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताइए। प्लेटफॉर्म पे जितना ट्रेवल करता है इनडायरेक्ट, मॉल में कितने कस्टमर आए, कितने गए, तो उसमें तो ऑब्जर्वेशन होता ही है। इसमें जो मशीन लगा रहता है बेसिकली वो काउंटिंग करने वाला मशीन, हमको पता नहीं है। हाँ तुम लेके जाओ बस इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम बता दें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात हम तब करेंगे जब आपको जो डेटा कलेक्ट करना है और आप वही डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो होता है जैसे आपको मान लो सेल्स का पता करना है, ठीक है, लेकिन सेल्स का डेटा तुमको नहीं मिल रहा है, इन दिस और दैट वे समहाउ नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन का डेटा निकाल के सेल्स जानना चाह रहे हो। ये इनडायरेक्ट हो गया। ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। आपको सेल्स नहीं बता रहा है कोई कंपनी, अपना जो भी है सेल कितना हो रहा है नहीं बता रहा है, आप उसके प्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्शन आप ये सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि उसका सेल कितना होगा। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर में ही आ रहे हैं एग्जांपल लेके रुको तो पहले यहाँ पे मतलब अभी तुम हमारे सामने क्या बिहेव कर रहे हो उससे हम ये देख के पता लगाएंगे कि तुम घर पे जाके क्या कर रहे हो। तो अगर अभी देख रहे हैं तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब घर पे क्या करते होंगे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होगा, आपके पर्सनालिटी से और बिहेवियर से ही रिलेटेड है ना, तो वो आपका बिहेवियर वहां पे उस पोजीशन पे आप क्या रिएक्ट और एक्ट करेंगे वो अगर हम पूछते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन दे हाँ तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने एक्चुअल में तो आपको वो करते हुए नहीं देखा, आपका होम पे क्या बिहेवियर है ये हमने नहीं देखा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ या फिर अभी आपका बिहेवियर यहाँ पे जो उसके बेसिस पे वो एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर उसका अंदाजा लगा रहे हैं, तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा ना। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये इंसान है जिसको हम इस तरह कुछ करते देखे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या कर रहा होगा, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो आप अभी कर रहे हैं, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, और वो जो आप अभी देख नहीं रहे हैं बट जो अभी तक जानते हैं उसके बेसिस पे दूसरा बता रहा है। मतलब प्रोडक्शन सेल ले लो, इनकम एक्सपेंडिचर ले लो, जो भी है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब किसी को देख रहे हो बहुत खर्च दिख रहा है आपको, बहुत ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके बेसिस पे चल रहे हो क्या। तो यही चीज किया जाता है मैम। तो इनडायरेक्ट तो बहुत मतलब लेस एक्यूरेट होगा ना मैम। एक्यूरेसी का यहाँ पे 100% नहीं दिया जाए। ऑब्जर्वेशन है तो ये मान के चलो कि वो एक्यूरेट 100% नहीं होगा, बिकॉज हमने शुरू में ही देखा है वन ऑफ द क्या कहा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, दिस इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन ओनली, है ना। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे सीधा बात ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है कि वो किस पे बेस्ड है, सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हम पास्ट का कुछ रिकॉर्ड तुम्हारे बारे में नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते तुम कैसे थे, अच्छे स्टूडेंट थे नहीं थे, क्या था नहीं था, कुछ नहीं पता मुझे। सिर्फ अभी के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो, और सिर्फ क्लास में तो हम लोग फिर भी हो सकता है 2 साल 4 साल पढ़े हैं एक साथ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जानते भी है। मान लो तुम कहीं बाहर जगह हो, ठीक है, मॉल में कोई मिल गया, सब्जी वाले के से बात कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है ना, तो मिलता है वो भी रहता है, ठीक है, तो होगा ना। तो आप इनडायरेक्टली मिले, आप अभी मिले और अभी उसका जो बिहेवियर है आपके साथ उसके बेसिस पे आप उसका बिहेवियर जज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप पूछ रहे हैं क्या करता है, तो वही चीज आएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बताओ ह्यूमन मैकेनिकल मेथड क्या क्या होता है। ह्यूमन मैकेनिकल बताओ ना पहले, छोड़ो ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। हाँ ह्यूमन बिहेवियर मैकेनिज्म
हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। अब बताओ ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, बताओ जुड़ी जुड़ी। Human मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैम जैसे कि way of walking, way of doing walk, और बात करने का तरीका। कहना क्या सवाल तो मेरा ही एज अ वर्ड मैकेनिज्म मीन्स बनावट होता है, तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसका रूटीन चेकअप जो होता है, हाँ वो सुबह से लेकर शाम तक उसको रूटीन जो ऑब्जर्व किया जा रहा है। करोगे तुम बदमाशी, बोलो जल्दी। हो गया। तो पहले आपको आंसर तो दो। ह्यूमन मैकेनिकल तो तुम्हें बताया नहीं। अच्छा क्या बोले हो? क्या बोले हो बताओ? दो शब्द बोलो। ये सब हम बता देंगे, वो याद नहीं है, हमको पता है। पहले एग्जांपल ढूंढो। हम एक छोटा हिंट दीजिए ना, उससे एग्जांपल निकलेंगे। ह्यूमन मैकेनिकल सब समझ ही गए। ऑब्जर्वेशन human, उसके बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट तो अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जाएंगे। मैम वही तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक में क्या कर रहा है पूरी तरह से। ऑब्जर्वेशन मतलब आप मार्केट ऑब्जर्वेशन जो दे रहे हैं, अगर आप खुद मैकेनिज्म की बात कब करते हो? मैकेनिकल वर्ड कहाँ आता है? मशीन। मशीन से रिलेटेड। मैकेनिज्म वर्ड कब आता है? क्या मैम जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा उसको ठीक किया जाए। सही बोल रहे हो। देखो, तुम जिस वे में सोच रहे हो वो मैकेनिज्म होगा, बिहेवियर मैकेनिज्म। ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म क्या होगा? आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? किसी का ऑब्जर्वेशन देखते हो, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है। कुछ वे ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 मिनट अगर कैफे में बैठा है तो हो सकता है वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, वर्किंग कल्चर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे आपको। ऐसा होता है? yes, होता है। 5 से 10 मिनट अगर आप जितने देर खाना खा रहे हैं, अगर अच्छे से आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तो आप उस होटल का टोटल रेवेन्यू ही बता सकते हैं। कम से कम एक वीक, एक मंथ का तो जरूर बता सकते हैं। ठीक है, होता कैसे है? आपने सोचा क्या? अगर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तब मतलब किस तरह से तुम सोच के पूरा का पूरा टर्म, जो पूरा का पूरा वर्क करोगे, उसकी बात कर रहे हैं। मार्केट में कोई चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है सपोज, तो ये ऑब्जर्व करके क्या सोचेगा? इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा होगा, इफेक्टिव भी होगा, यूजफुल भी होगा। हाँ या नहीं बताओ? तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। yes, आपने एक ऑब्जर्वेशन क्या देखा? ज्यादा हर जगह मार्केट में एक ही चीज दिख रहा है। हर जगह मार्केट 2 4 10 15 घर में मान लो गए, सब हर जगह दिख रहा है यही वोल्टास का एसी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ये कंक्लूड कर सकते हो कि ज्यादा सेल हो रहा है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसका सेल ज्यादा होगा, ये चीज मान सकते हैं ना। तो ये पूरा मैकेनिकल वे की बात कर रहे हैं। देखो टर्म्स अगर इसके फॉर्म में देखें, इसका यूज जनरली मार्केट रिसर्च में होता है, और in most of the studies in marketing research are based on human observation, wherein trained observers are required to observe and record their observations. वही मार्केट में जो चल रहा है वो पूरा मैकेनिज्म, जिस मैकेनिकल वे में वो काम कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन मान लो अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस फील्ड में अगर और आपको कोई उसी टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका कंपटीशन किस कंपनी से, किस ब्रांड से ज्यादा होगा, ये आप ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। नेसेसिटी ऑफ द मार्केट ऑब्जर्व करके देख रहे हो, तो ये आप एक मैकेनिज्म की तरह काम करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ गए 2 घंटे देख लिए, काम खत्म नहीं है, मतलब टास्क उससे ज्यादा है या नहीं?
नहीं? टास्क उससे ज्यादा होगा, मतलब आप शुरुआत करेंगे ऑब्जर्वेशन से और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लास्ट में डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन बहुत लार्ज स्केल पे होगा। ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हैं, सपोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल ऐसा हो रहा है, अगर हम इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पूरा मैकेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है, तो ये मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा जिसमें तुम सिर्फ ऑब्जर्व अभी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक डिसीजन, जैसे एनडीए वाले में अगर आप बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सिर्फ उसका सिलेक्शन करना है या नहीं करना है ये पता चल जाएगा। यही होगा ना एनडीए वाले में जो स्ट्रक्चर्ड हम लोग देख रहे थे ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या हो रहा है, 2-4 दिन के लिए जो भी रखा 7 दिन के लिए आप उसका ऑब्जर्वेशन मतलब बिहेवियर देख रहे हैं कैसे है क्या है, उसका जो आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो क्या होगा, उसका सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। बात खत्म हो गई। इससे पूरा का पूरा मैकेनिज्म तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब तुम मार्केट रिसर्च में जा रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च देख रहे हो, तो मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कुछ ऐसा सुने है ना कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है। ये कैसे पता चला, कैसे पता चला, डिमांड सप्लाई चेन देखकर। वो चीज हर जगह, तो आप ये चीज जब जिसने बनाया होगा वो तो ऑब्जर्व किया होगा ना ये चीज, अब आप उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हुआ होगा ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ जा रहा है तो लोग क्या है उसको कम खरीदना शुरू कर दे रहे हैं, तो प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज कर जाता है। ये किस बेसिस पे बताया गया, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म रहा होगा या नहीं, जिसको ऑब्जर्व कर किया गया और उसके बेसिस पे ये थ्योरी दी गई कि डिमांड जो है सप्लाई क्या था, प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो ये पूरा मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। तो ये ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, जो शुरुआत कहाँ से चल रहा है उसके बेसिस पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, किस तरह से वो काम कर रहा है, और वहां पे सिर्फ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, उसमें तुम्हारे बारे में बस जानना है, एक डिसीजन लेने के लिए बात खत्म हो गई, उससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन 2-4 दिन के लिए, चलो क्लास में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हैं हम देख रहे हैं, उसका यूज फ्यूचर में क्या है, कुछ वैसा यूज तो नहीं कर रहे हैं। जब आप ठीक है, यही चीज होता है मैकेनिकल। हाँ तो चलो लेट्स लिखो एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या हो गया, डिस्गाइज्ड मींस आपको पता advantages of observation method. Number 1, Right. So the original data can be collected at the time of occurrence of the event. The original data can be collected at the time of occurrence of the event. The original data can be collected at the time of occurrence of the event. ठीक है, जब काम हुआ है उसी वक्त का डेटा मिला है, तो इसमें ये नहीं होगा कि गलत डेटा मिला है, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, प्रेजेंट मिलता है, प्रेजेंट डेटा अभी हुआ है, अभी आपने ऑब्जर्व किया। सेकंड लिखो occurrence of the event. Second, it is done in natural surroundings. Observation is done in natural surroundings. So, natural surroundings. So, the facts are more clear. So, the facts are more clear.
नेचुरल सराउंडिंग मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा ना। अभी आप क्लास में है तो क्लास के नेचुरल सराउंडिंग में एक जो ऑनलाइन करते हो वो किस तरह का क्लासरूम होता है, वर्ड क्या होता है, नेचुरल तो नहीं होता है। वर्चुअल क्लास करते हो बट सराउंडिंग्स तो वो नहीं होता है ना जो अभी है। सो यही डिफरेंट होता है। जो आंखों के सामने है, जिस आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट में है तो एक्चुअल एनवायरनमेंट में है, उसमें एक्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल मैन मेड कुछ ऐसा होता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व होने वाला whereas in a questionnaire, इसी में हाँ, whereas in questionnaire, जो questionnaire में आप लिखते हैं, कभी कभी गलत भी लिखते हो ना, सिचुएशन कुछ और था, अभी किए हो और अभी लिखोगे तो वो अलग बात होगी। अब बाद में इसको याद करके लिखेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यही चीज होता है। whereas in questionnaire experiments, जो कि वही एक्सपेरिमेंटल सराउंडिंग मिलता है जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं। आपको क्लास का एनवायरनमेंट मिलता है बट आपका सराउंडिंग्स वो नहीं होता। अभी क्लासमेट्स के साथ बैठे हैं, घर पे घर वाले लोगों के साथ बैठे होते हैं तो सराउंडिंग डिफरेंट होता है। तो एक क्वेश्चनरी एक्सपेरिमेंट्स have not natural surroundings. So there have environmental as well as time constraints. Environmental as well as time constraints. ठीक है, टाइम भी बदल जाएगा कभी कभी और कभी कभी जो इन्वायरमेंट है वही बदल जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट से करना। टाइम as well as time constraints. ठीक है, constraints constraints। ठीक है, अभी पॉइंट्स बचे हुए हैं। हाँ बचे हैं, बोल रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट से करेंगे, उसको ऐसे भी डिस्कस करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है। जितना डिस्कशन का काम है वो ऑनलाइन में किया, लिखवाने का काम ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं मैम, लिखना नहीं है, लिखवाने का काम मैम समझ गया। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। चला गया।